जरा इमेजिन कीजिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ जिसे ऊपर से नीचे की ओर तराश कर 200 फीट लंबा एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा कर दिया गया। सोच कर देखिए, भारतीय इतिहास का वो महान राजवंश कौन सा रहा होगा जिसने ऐसा चमत्कार किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट के लिए ये सवाल सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार। आज के इस खास सेशन में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रकूट राजवंश पर एक मास्टर क्लास करने जा रहे हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी गूंज दक्षिण भारत से लेकर उत्तर के मालवा तक सुनाई देती थी। खैर, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए सवालों का एक खजाना है। तो अपना पूरा फोकस यहीं बनाए रखिएगा, क्योंकि आज हम इनके साम्राज्य और विरासत को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आज के हमारे सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले राष्ट्रकूटों का उदय, फिर महान सैन्य विजेता, सांस्कृतिक स्वर्णयुग, द्रविड़ वास्तुकला, समाज, धर्म और व्यापार, और आखिर में क्विक रिवीजन और एमसीक्यूज। आप चाहें तो इसका एक माइंड मैप बना ले, एग्जाम के टाइम पर बहुत काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, राष्ट्रकूटों का उदय, सामंतों से स्वामी तक। इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। अब देखिए, शुरुआत में ये चालुक्यों के अधीन एक सामंत यानी फ्यूडेटरी थे, लेकिन 735 से 756 सीई के बीच उन्होंने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया और एक आज़ाद राज्य बना लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, दंती दुर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है वो जिसका हाथी ही उसका किला हो। प्रीलिम्स के नज़रिए से ये नाम और इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि दंती दुर्ग ने पल्लव राजा नंदीवर्मन को चालुक्यों से कांची वापस पाने में भी मदद की थी। मालवा और उत्तरी चालुक्य क्षेत्रों पर उनका कंट्रोल उनके शानदार सैन्य कौशल का साफ सबूत था। अब जरा इन महान शासकों की क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। 735 सीई में दंती दुर्ग, फिर 756 सीई में कृष्ण प्रथम, उसके बाद 793 सीई में महान विजेता गोविंद तृतीय, फिर 814 सीई में अमोघवर्ष प्रथम, और आखिर में 939 सीई में शक्तिशाली शासक कृष्ण तृतीय। इन नामों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले सवाल अक्सर प्रीलिम्स में हमें फंसा देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, महान सैन्य विजेता, सीमाओं का विस्तार। राष्ट्रकूटों का साम्राज्य कोई छोटा मोटा नहीं था। इस मैप को ध्यान से देखिए। ये साम्राज्य उत्तर में मालवा और विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी और कांची तक फैला हुआ था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गोविंद तृतीय के शासनकाल में ये साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के एकदम चरम पर पहुंच गया था। अब इनकी मिलिट्री सक्सेस की बात करें तो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूटों के सबसे सफल सैन्य सम्राट रहे। उन्होंने गुर्जर राजा नागभट्ट द्वितीय को हराया था। इसके साथ ही उन्होंने पाल वंश के राजा धर्मपाल और उनके आश्रित चक्रायुध की भी मदद की। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण तृतीय ने दक्षिण में तंजौर और कांची पर विजय प्राप्त की और चोल साम्राज्य के तमिल राजाओं को कड़ी शिकस्त दी। ये जो स्पेसिफिक विजय अभियान है ना, ये सीधे सीधे एग्जाम में स्टेटमेंट बनकर आते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रकूटों का रुतबा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्लोबल था। एक अरब व्यापारी सुलेमान ने अमोघवर्ष प्रथम के बारे में लिखा था कि वो दुनिया के 4 सबसे महान राजाओं में से एक हैं। बाकी 3 कौन थे? बगदाद के खलीफा, कुस्तुनतुनिया के राजा और चीन के सम्राट। ये स्टेटमेंट अमोघवर्ष प्रथम की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को साबित करता है। ये फैक्ट भी बहुत जरूरी है कि अमोघवर्ष ने 63 सालों तक शासन किया और मान्यखेत को अपनी नई राजधानी बनाया। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सांस्कृतिक स्वर्ण युग, साहित्य और शिक्षा। एग्जाम के लिए ये टेबल आपके लिए एकदम चीट शीट का काम करेगी। इसे याद करने का एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। अमोघ का मार्ग, जिन की पुराण, पंपा की विजय और वीर का गणित। राजा अमोघवर्ष ने खुद कविराज मार्ग की रचना की। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा, पंपा ने विक्रमसेन विजय और पोन्ना ने शांति पुराण। साइंस और मैथ्स में वीराचार्य की गणित सारम और शाकाटायन की ग्रामर पर अमोघ वृत्ति काफी फेमस हैं। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए ये नाम बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अब रुख करते हैं भाग 4 की ओर, द्रविड़ वास्तुकला, रॉक कट का चरमोत्कर्ष। याद है सेशन के शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था? उसका जवाब है एल्लोरा का भव्य कैलाश मंदिर। इसे बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। ये मंदिर 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा और ऊंचा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं?
इसे एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। मतलब मूर्तिकारों ने आसमान की तरफ से शुरू करके नीचे जमीन तक इस पूरे मंदिर को उखेरा। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। द्रविड़ आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो एस्पिरेंट्स को टिप्स पर याद होने चाहिए। इनमें सीधे विमान और पिलर्स वाले मंडप शामिल हैं। जो एंट्रेंस गेटवे होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। इसमें एक 3 स्तरीय शिखर है जो बिल्कुल मामल्लपुरम के रथों जैसा दिखता है। इसके बेस या चबूतरे पर हाथियों और शेरों की इतनी शानदार नक्काशी है जिससे लगता है मानो पूरा मंदिर उन्हीं की पीठ पर टिका हो। अंदर 16 वर्गाकार स्तंभों वाला हॉल है। और तो और महिषासुर मर्दिनी दुर्गा और माउंट कैलाश को उठाते हुए रावण की मूर्तियां इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देती हैं। अब आते हैं भाग 5 पर, समाज, धर्म और व्यापार, एक समृद्ध साम्राज्य। सोसाइटी और रिलीजन की बात करें तो राष्ट्रकूट साम्राज्य में गजब की धार्मिक सहिष्णुता और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक तरफ हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव संप्रदाय फल फूल रहे थे, जिसके साफ सबूत एल्लोरा के मंदिरों की हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म का भी बहुत तगड़ा प्रभाव था। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये कि राजा अमोघवर्ष को एक जैन भिक्षु जिनसेन ने जैन धर्म में कन्वर्ट किया था। इकोनॉमी की बात किए बिना कोई भी इतिहास पूरा नहीं होता। इनकी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत थी। मालवा से लेकर कांची तक के पोर्ट्स पर इनका सीधा कंट्रोल था। पश्चिमी तट पर इनका पूरा दबदबा था और इन्होंने अरबों के साथ बेहतरीन विदेशी व्यापारिक संबंध बना रखे थे। गुजरात का भरूच बंदरगाह उस समय का सबसे प्रमुख और समृद्ध पोर्ट था, जो अरब और दक्कन के बीच ट्रेड की मेन कड़ी माना जाता था। और अब आखिरी भाग, त्वरित संशोधन व MCQs। चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। थोड़ा एक्टिव हो जाइए। चलिए एक क्विक टेस्ट लेते हैं। पहला सवाल, चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय का वो कौन सा सामंत था जिसने आगे चलकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। शुरू में हमने इनके नाम का मतलब भी डिस्कस किया था। बिल्कुल सही जवाब है दंती दुर्ग, जिन्हें दंती वर्मा भी कहा जाता था। नाम का अर्थ याद है ना, जिसका हाथी ही उसका किला हो। चलिए एक और सवाल जो लिटरेचर सेक्शन से अक्सर पूछा जाता है। कन्नड़ भाषा का पहला काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग किस राष्ट्रकूट राजा ने लिखा था? और इसका एकदम सही जवाब है अमोघवर्ष प्रथम। वो सिर्फ एक महान शासक ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन कवि और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। तो एग्जाम से पहले आपको बस ये 5 मुख्य पिलर्स याद रखने हैं। पहला, दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर साम्राज्य की नींव रखी। दूसरा, गोविंद तृतीय ने साम्राज्य का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार किया। तीसरा, अमोघवर्ष प्रथम के टाइम में साहित्य और संस्कृति का गोल्डन एज आया। चौथा, कृष्ण प्रथम ने ऊपर से नीचे की ओर तराश कर दुनिया का सबसे अनूठा कैलाश मंदिर बनवाया। और पांचवां, भरूच पोर्ट के जरिए अरबों के साथ इनका शानदार विदेशी व्यापार चला। तो जाते जाते जरा इस पर विचार कीजिए। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहाड़ों को आसमान से नीचे की ओर तराशा, जिसने इतनी विशाल सैन्य शक्ति होने के बावजूद अलग अलग धर्मों को बेहतरीन तरीके से संतुलित किया और साहित्य को बढ़ावा दिया। ये सब उनकी विरासत की सच्ची महानता के बारे में हमें क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बस इसी जोश और फोकस के साथ जारी रखिए।